ओवैसी हो या अरशद मदनी हो या समाजवादी पार्टी के कोई सांसद हो, इन्हें वोट बैंक की राजनीति करना है। मुसलमानों के दिलों में भय पैदा कर कर ये वोट हासिल करते हैं। और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। इसको बताइए। सॉरी। जिनको कहते थे लो पप्पू, आज वही लोग अपने आप को कह रहे हैं पप्पू। इंडिया अलायंस जिसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कई दल है जो कि इंडिया अलायंस में है। और जैसे कि जेएमएम भी है। आप साउथ से देखोगे तो डीएमके और पंजाब और हरियाणा में आम आदमी पार्टी। ये इंडिया अलायंस के सबसे बड़े सहयोग। तृणमूल कांग्रेस पीछे से साथ दे रही और ये बात मोस्टली सबको पता ही होगी कि इंडिया अलायंस जो नाम है वो तृणमूल कांग्रेस ने दिया था, लेकिन उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने अपने आप को इंडिया अलायंस से अलग कर दिया। इंडिया अलायंस अगर अपनी सरकार बना लेता है तो इंडिया अलायंस का पीएम फेस कौन होगा, मतलब कि पीएम कौन बनेगा। मैं यहाँ पे कह दूं सबसे बड़ा पीएम का दावेदार इंडिया अलायंस में है तो वो है राहुल गांधी। उसके बाद मैं मानता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। फिर आते हैं अखिलेश यादव। अगर तृणमूल कांग्रेस की जरूरत पड़ी तो ममता बनर्जी भी एक ऑप्शन हो सकती है। क्या इंडिया अलायंस अपनी सरकार बना पाएगा? यहाँ पे मैं कह दूं कि इंडिया अलायंस को अपनी सरकार बनाने के लिए और 40 सीट्स की जरूरत, क्योंकि इंडिया अलायंस के पास 233 सीट्स है, उनको और 40 सीट्स की जरूरत है अगर उनको बहुमत का आंकड़ा छूना है। और इंडिया अलायंस ये भी नहीं चाहेगा कि उनको भी बहुमत ना मिले और सामने बीजेपी को भी बहुमत ना मिले और वापस वोटिंग करवानी पड़े, क्योंकि फिर इंडिया अलायंस और बीजेपी में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। बीजेपी पार्टी जिसके नाम पे ठप्पा लग चुका है कि वो चुनी हुई सरकार को गिरा देती है, वही थप्पा इंडिया अलायंस से भी लग जाएगा। आगे आने वाले टाइम में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, ये जो बड़े नाम है इंडिया अलायंस में, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे। इंडिया अलायंस 5 साल अगर विपक्ष में भी रहती है तो भी बीजेपी के नाक में दम कर देगी और बीजेपी को ना राज्यसभा में ना लोकसभा में एक भी बिल पास करने देगी। और यहाँ पे मैं कह दूं कि बिल पास करना बीजेपी के लिए भी इतना आसान नहीं है, वो बीजेपी भी जानती है, क्योंकि बीजेपी जो पार्टी है वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है, लेकिन टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी जैसी पार्टियां वो सेक्युलर पार्टी है। अगर बीजेपी कोई भी ऐसा बिल लाती है जिससे हिंदू मुसलमान उसके बीच में झगड़ा होता है तो कभी भी बीजेपी के सहयोगी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। आपने देखा राहुल गांधी वक्फ बोर्ड बिल पे कुछ नहीं बोला। इसके पीछे का रीजन सिंपल है, महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन आने वाला है। राहुल गांधी जी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र के हिंदू उनसे नाराज हो जाए। जो बीजेपी करना चाहती है पोलराइजेशन, उसमें वो सक्सेसफुल हो जाए। और राहुल गांधी जी के एडवाइजर्स ने भी यही कहा होगा कि आप वक्फ बोर्ड बिल पे ना बोले, क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड बिल पे राहुल गांधी जी बोलते हैं तो बीजेपी अपने एजेंडा में कामयाब हो जाएगी और राहुल गांधी जी को एंटी हिंदू बताने में सक्सेसफुल हो जाएगी, जो कि राहुल गांधी जी नहीं चाहते। अगर आपको मैं बताऊं, महाराष्ट्र में अभी इंडिया अलायंस का पूरा जोर है और इंडिया अलायंस ही महाराष्ट्र का इलेक्शन जीतने जा रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी जी ने भी कुछ नहीं बोला वक्फ बोर्ड बिल, क्योंकि मुसलमान तो उनको वोट करने ही वाले, वो साथ दे या ना दे, लेकिन जो हिंदू है वो कांग्रेस से नाराज ना हो जाए, इसके लिए राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोले। महाराष्ट्र और हरियाणा में जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो हिंदू की है और यही एजेंडा लेके राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं कि हिंदू वोट कांग्रेस में आ जाए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, आप किसको पीएम का चेहरा देखते हो इंडिया अलायंस में से, और कौन से बड़े नेता होंगे जो इंडिया अलायंस में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे आगे आने वाली इलेक्शंस। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।